9, सेक्शन 9 में कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। तो कन्फर्मेंट का मतलब होता है प्रदान करना। तो प्रदान करने का मतलब क्या है, आप पावर प्रदान करें तो कौन देगा पावर, जिसके पास पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, इन द कोड और इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में if it considers it necessary or expedient to do so for the prevention of or for coping with any offense under this act or for any class or a class of so and so। तो क्या करेगी, कहता है कि सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, वो अगर उसको उचित लगे तो प्रिवेंशन के लिए, मतलब अपराध होने से रोकने के लिए, या किसी पर्टिकुलर केस में, या किसी पर्टिकुलर क्लास में, या किसी पर्टिकुलर केसेज ऑफ ग्रुप के अंदर जो कि इस एक्ट के अंदर दिया गया है, उसके लिए बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट और एनी ऑफिसर। देखिए यहां पर कह दिया पावर किसको देगा, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को दे देगा, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को दे देगा ऑफ द स्टेट। मार्क करना तो मार्क कर लीजिए, ऑन, इसको जरूर मार्क करिए, ऑन एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द पावर एक्सरसाइजेबल बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है ना, एसपी वगैरह को दे दिया, एसपी को दे दिया, वैसे लोग एसपी को ही ज्यादातर ऐसे मामलों में देते हैं। आगे देखिए, all officers of police and all other officers of government shall assist the officer referred to in subsection 1 in the execution of the provision। अब यहां पर जिस ऑफिसर को राज्य सरकार पावर दे देती है, किस बात के लिए, कि भाई इस पूरे राज्य के अंदर या इस पूरे जिले के अंदर एससी के खिलाफ कोई मामला होगा तो तुम देखना, एसटी के खिलाफ कोई मामला होगा तो तुम देखना, ये उसकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है कि भाई अगर राज्य के अंदर जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी एग्जीक्यूशन वाले लोग हैं, उन सबकी ड्यूटी है कि उस ऑफिसर को सपोर्ट करे जिस ऑफिसर को राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, कि भैया तुम्हारी ड्यूटी है कि उसके साथ कोई अपराध ना हो, किसके साथ, एससी और एसटी के साथ। ओके नाउ अब आइए इसका बाद का पार्ट। अब देखिए एक्सटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट का मतलब होता है किसी चीज को साइड कर देना, बाहर कर देना। अब देखिए यहां पर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये एक्सटर्नमेंट। एक्सटर्नमेंट है चैप्टर 3 के अंदर। इसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन में आंसर आपको मिल जाएगा, क्या आंसर लिखना है। देखिए क्या है, वेयर दी स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड। याद रखिएगा कि एससी एसटी एक्ट का अपना कोर्ट होता है, अगर नहीं है तो फिर सेशन जज देखेगा, अदरवाइज है तो एससी एसटी कोर्ट ही रहता है। अपॉन ए कंप्लेंट और ए पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस के यहाँ जाके एफआईआर करा देंगे, आप कंप्लेंट केस फाइल करें। A person is likely to commit an offense under chapter 2 of this act in any area included in scheduled area or tribal area in so and so। तो यहाँ पर कहते हैं it may by an order in writing direct such person to remove himself beyond the limit of such area by such route or such time within specified। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या किया जाएगा, 3 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा, तड़ी पार जिसको बोलते हैं ना वो। यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ, बाय सच रूट एंड विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एंड नॉट टू रिटर्न टू दैट एरिया फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम सच फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। 3 साल से अधिक के लिए तड़ी पार नहीं किया जाएगा, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। मतलब समझे, नहीं समझे। देखिए मान लीजिए अगर पुलिस वाले को पता चला या अथॉरिटी को पता चला कि कोई एक्स नाम का पर्सन है, कौन है, एक्स नाम का पर्सन है, और ये एससी या एसटी के साथ कोई अत्याचार करने वाला है, इसके खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो ये जो पर्सन है, नहीं कहते कि आज हम एससी के मोहल्ला में ले जाकर जुलूस निकालेंगे, उसका क्लास लगा देंगे, हम लोग इस जगह से रोड मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके परिवार को मिलेंगे। तो मान लीजिए इस केस में अगर कोई एक्स नाम का पर्सन है और वो कोई ऐसा हरकत करता है जो कि ऑफेंस है, अपराध है, और वो एससी एसटी के अगेंस्ट अपराध है, तो वैसे केस में एक्स पर्सन को उस पर्टिकुलर एरिया से, मान लीजिए दिल्ली में कोई एरिया पकड़ लीजिए, उस हिसाब से कोई बिहार में अपना एरिया पकड़ लीजिए, जहां जो रहते हैं उस एरिया में, उस एरिया से उसको तड़ी पार कर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल से अधिक के लिए नहीं, यानी 3 साल तक के लिए उसको तड़ी पार किया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 years। मतलब 1 साल हो सकता है,
6 महीना हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा के लिए तड़ीपार नहीं करेगा, यानी 3 साल के लिए। ठीक है, नाउ आगे आइए, यहां देखिए, द स्पेशल कोर्ट शैल अलोंग, छोड़िए यही तो हटा दीजिए। नाउ अब ये जो 3 साल के लिए तड़ीपार होने का ऑर्डर पास किया है, साइड किया है, इसको अगर कोर्ट चाहे तो रिवोक कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है या परिवर्तन लगा सकता है। मान लीजिए अगर कह दिया कि 2 साल के लिए तुमको जिला से तड़ीपार, बलिया जिला से बाहर कर देना है, बलिया जिला में इंटर नहीं करना है, प्रयागराज में इंटर नहीं करना है, कानपुर में इंटर नहीं करना है, अगर झारखंड में चले जाए तो रांची में इंटर नहीं करना है, बिहार में आ गए तो पटना में इंटर नहीं करना है, इस तरीके से। अगर उड़ीसा में गए तो कहाँ, पुरी में इंटर नहीं करना है, भुवनेश्वर, तो ऐसे इंटर नहीं करना। तो अगर ये 2 साल के लिए ऑर्डर लगाया था, तो इसको चेंज करके कह सकता है नहीं 1 साल, इसको कह सकता है 3 साल, 3 साल, यानी ऑर्डर में मॉडिफिकेशन हो सकता है, या कहेगा कि नहीं तुम्हारा तड़ीपार वाला जो ऑर्डर है वो कैंसिल, तुमको जहां जाना है जाओ, तुम जहां रहना चाहो रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा गया है। नाउ अब यहां पर है प्रोसीजियर ऑन फेल्योर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ। अगर कोर्ट अगर ऑर्डर करता है कि भाई इतने दिनों के लिए तुम तड़ीपार हो जाओ, बाहर चले जाओ, एक्सटर्नमेंट में चले जाओ, अगर इसका कंप्लायंस नहीं होता है तो क्या होगा, सीधा सीधा पॉइंट, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? पुलिस उसको कहीं से भी अरेस्ट करके उसको कस्टडी में ले लेगी और उसको बाहर कर देगी, बस। आपको मैंने कहा कि आप पटना में इंटर नहीं कर सकते, आपको मैंने कहा कि आप रांची में इंटर नहीं कर सकते, आपको मैंने कहा कि भुवनेश्वर में इंटर नहीं कर सकते, और आप जबरदस्ती इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पुलिस को पावर होगा कि उसको पकड़ो और उस एरिया से बाहर कर दो। इसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में एक्सटर्नमेंट। समझ में आ गई बात, यही है, वही बात यहाँ देखिए लिखी, द स्पेशल कोर्ट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग permit any person in respect of whom an order under section 10 has been made to return to the area from which he was। अब यहाँ पर है कि अगर कोई कोर्ट अगर इस बात से सेटिस्फाइड है कि उसका एक्सटर्नमेंट सही नहीं है, तो कंडीशन लगा करके उसको अंदर बुला सकती है, मतलब जहां से उसको बाहर फेंका गया है उसी एरिया में वापस जाके वो रह सकता है, कामकाज कर सकता है। स्पेशल कोर्ट के पास पावर होगा रिवोक करते समय। ओके, और बाकी चीज में हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं लेने का। आइए आगे नेक्स्ट, यहां देखिए सेक्शन 12। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा हंसी वाला चीज भी है और सीरियस मैटर भी है। कोई भी पर्सन जिसको सेक्शन 10 के तहत अगर तड़ी पार कर दिया गया है, उस पर्सन का फोटो लिया जाएगा, फोटो, ठीक है, उस पर्सन का पूरा मेजरमेंट लिया जाएगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई पतलाई सब नापा जाएगा। एवरी पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under section 10 shall if so required by the special court allow his measurements and photographs to be taken by a police। है ना, उसको क्या कर लेना है, उसको उसको नाप लेना है और उसका फोटोग्राफ्स लेकर के रख लेगा पुलिस वाला, ठीक है। अगर वो मना करता है तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, डेंगा डेंगी पिट्टा पिट्टी कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ लिखा क्यों क्यों मैंने बोला शैल बी लॉफुल टू यूज ऑल नेसेसरी मीन्स, मतलब कुछ भी करो लेकिन उससे फोटोग्राफ्स वसूलो, उससे फोटोग्राफ्स लो अगर मना करता है तो। और अगर ज्यादा रिफ्यूज करता है तो सेक्शन 186 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हो। उसके अलावा वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज रिवोक्ड, अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने ऑर्डर 10 का आदेश किया और अगर मान लीजिए वो आदेश खारिज हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर जो फोटोग्राफ्स उसका खींचा गया था, जो फोटोग्राफ्स उसका लिया गया था, वो सारे फोटोग्राफ्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया तो। मतलब जिस ऑर्डर से मैंने आपको कहा कि भैया तुम जाओ, तुमको घर से बाहर निकाल दिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3, अगर मान लीजिए इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया ऊपर और कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं इस तरह का ऑर्डर गलत है आपके केस में, तो कोर्ट क्या कर देगी, उस ऑर्डर को रिवोक कर देगी, खत्म कर देगी। तो रिवोक कर दिया तो इसमें क्या होगा, जो फोटोग्राफ्स वगैरह लिए वो सब खत्म, डिस्ट्रॉय। नाउ सुनिए,
एनी पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर का आदेश का उल्लंघन करने पर जो इम्प्रिजनमेंट होता है, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, जो कि 1 साल तक का जा सकता है। मतलब समझ में आ गया, तड़ी पार करने का आदेश दिए, तड़ी पार करना है, फोटोग्राफ खींचना है, अगर फोटोग्राफ खींच के नहीं रखे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको 1 साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है। ओके, यहां देखिए स्पेशल कोर्ट्स, तो ये स्पेशल कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है, सेक्शन 14 चैप्टर नंबर 4। देखिए कुछ नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल द स्टेट गवर्नमेंट शैल, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिश एन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। क्या एस्टैब्लिश करने के लिए कह रहा है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट और 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिले में एक कोर्ट रहेगा, या एक से अधिक जिला को मिला करके 2 जिले को मिला करके एक कोर्ट बना देगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग को फायदे की चीज, जितना कोर्ट उतना नौकरी, समझ में आई बात। सो प्रोवाइडेड दैट, अब इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। नाउ सी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सरकार की ड्यूटी होगी राज्य सरकार की कि वो एडिक्वेट नंबर ऑफ कोर्ट्स टू इंश्योर दैट द केसेस अंडर दिस एक्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ 2 months एज फार एज पॉसिबल। मतलब क्या हुआ, इसमें ये बहुत क्लियर कह रहा है कि ये ड्यूटी होगी राज्य सरकार की कि वो पर्याप्त संख्या में कोर्ट्स का क्या करे, इस्टेब्लिशमेंट कर दे, मतलब स्पेशल कोर्ट्स बना दे, टू इंश्योर दैट द केसेस अंडर दिस SC/ST एक्ट, वो 2 महीने के अंदर, मतलब आपको इतना कोर्ट बनाना है, इतना कोर्ट बनाना है कि SC/ST एक्ट का कोई भी मामला है तो 2 महीने में निपट जाए, बस। टाइम पीरियड याद रखिएगा, 2 महीने, नॉट साल, 2 months एज फार एज पॉसिबल। तो अब ये 2 साल भी जा सकता है, ऐसे लिख दिया है कि 2 months के अंदर खत्म करना है, लेकिन 2 months में कभी खत्म होता नहीं है। ओके, जस्टिस, हेलो, हाँ जी बोलिए। आगे चलिए, अब सुनिए आगे की कहानी। डे टू डे बेसिस पर ट्रायल चलना है, इसका गवाही गुजरनी है इसकी। आगे, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द ट्रायल शैल एज फार एज पॉसिबल, ये लिख करके बचा दिया जज को, एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months, 2 महीने में क्या खत्म करने के लिए कहा है, ट्रायल। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। ओके, अब आइए अपील, 14A में अपील है, मतलब SC/ST कोर्ट ने जो कोई ऑर्डर जजमेंट पास किया उसके खिलाफ हम अगर अपील करना चाहें तो कहां करेंगे, तो यहां सीधा आंसर है टू द हाई कोर्ट, क्योंकि ये सेशन जज के बराबर का कोर्ट होता है, तो टू द हाई कोर्ट ऑन फैक्ट्स एंड लॉ, लॉ के ग्राउंड पर और फैक्ट के ग्राउंड पर, दोनों ग्राउंड पर हम क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। क्या आप, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, दीजिए सर, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हाँ, आज नहीं, ठीक ठीक, दीजिए दीजिए। उड़ीसा सिविल सर्विस का इंटरव्यू चल रहा है, अब इंटरव्यू से कॉल कर रहे हैं। ओके, नाउ सी, अब देखिए यहां पर क्या सिस्टम है, अपील जो होगा कहां होगा, हाई कोर्ट में, यहां लिख लीजिए हाई कोर्ट, यहां भी लिखा हुआ हाई कोर्ट, ठीक है, और दोनों पर हो सकता है, फैक्ट और लॉ दोनों पर। उसके अलावा सुनिए यहाँ पर, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल। सो बेल के मामले में अपील कैसे जाएगी, सेक्शन 378 सब सेक्शन 3 ऑफ द CRPC, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो कौन सा सेक्शन लग रहा है, 378 सब सेक्शन 3 लिखना है, लिख लीजिए 378 सब सेक्शन 3, यहाँ लिखा हुआ है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, कितने दिनों के अंदर अपील फाइल होगी, 90 दिनों के अंदर। ओके, प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील
90 दिन के बाद भी ले सकती है, लेकिन अगर ग्राउंड होगा तो। आगे चलिए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 180 डेज, नो अपील किसी भी हालत में एंटरटेन नहीं होगी 180 दिन के बाद। 90 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है, कहाँ? हाई कोर्ट में। अगर 90 दिन से ऊपर जाएगा तो 180 दिन, 180 दिन से ऊपर किसी भी हालत में नहीं लेना है। ठीक है। नाउ अपील को जहां तक संभव हो सके, फिर यहां लिख दिया एज फार एज पॉसिबल, अपील को कितने दिन के अंदर खत्म करना है? 3 मंथ्स। कहां से? जिस दिन अपील फाइल हुई है उस दिन से नहीं, एडमिशन, जिस दिन अपील का एडमिशन हुआ है उस दिन से 3 महीने के अंदर अपील खत्म कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना है। क्लियर? अब इसमें स्पेशल पीपी और एक्सक्लूसिव पीपी। तो स्पेशल पीपी मतलब कम से कम 7 साल, नहीं तो स्पेशल पीपी मतलब 10 साल होता है। देखिए यहाँ पर, फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन सो एंड सो as an advocate not less than 7 years as a special public prosecutor for the purpose of conducting cases in that case। एक्सप्लोसिव स्पेशल कोर्ट के मामले में गवर्नमेंट शैल जो बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है किसी भी एडवोकेट को। ये वाला कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो स्पेशल कोर्ट में जाकर के स्पेशल पीपी का काम करेगा। यानी SC ST एक्ट के अंदर अगर कोई केस दर्ज होता है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उसमें बहस करेगा, शुरुआत करेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है? स्पेशल पीपी कौन है? जो 7 साल का प्रैक्टिस कर चुका है वो है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, वो सरकार डिसाइड करेगी कौन इसमें जाएगा कौन इसमें नहीं जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहा आपका चैप्टर 4। ये बहुत छोटा सा बहुत मजेदार पार्ट है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आइए 4A पर। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, पहले बता दे रहा हूं, ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। देखिए ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, 26 जनवरी 2016। नोट कर लिए, पहले लिख लीजिए। ओके, चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। बड़ा सीधा सा पॉइंट है, इसमें देखिए क्या लिखा है। यहां पर आपके लिए सीधा पॉइंट है कि जो विक्टिम है उसके लिए और विटनेस के लिए क्या अधिकार है। विक्टिम का मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है। अब दलित को दलित कह दिया, वैसे बहुत बार होता है कि धोबी को, मतलब अगर धोबी है तो मेरे को नहीं मालूम, उसके जात से बोल देना। जैसे चमार बहुत फेमस कास्ट है, तो चमार को अगर चमार बोल दीजिएगा पब्लिक प्लेस में तो ये SC ST एक्ट के अंदर ऑफेंस बन जाएगा। उसके साथ गलत हरकत कीजिए, उसका दुकान लूट लीजिए, उसको पेशाब पिला दीजिए, ये सब जो नॉर्मल जो यहाँ लिखा है, एक्सक्रेटा, यूरिन सब लिखा है इसने, तो वैसा कुछ करते हैं तो वो क्या है? उसके साथ अपराध है। तो अगर उसको हम क्या बोलेंगे? विक्टिम, और उसका जो देखने वाला था विटनेस। तो विक्टिम और विटनेस का बचाव, उसके लिए क्या अधिकार है? देखिए, इट्स विल बी द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। किसकी ड्यूटी है? राज्य सरकार की। किसकी जवाबदेही है? राज्य सरकार की, कि भैया जिसके साथ गलत हुआ है उसको प्रोटेक्शन दे। जो उसका देखने वाला है, साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी यानी विटनेस, उसको भी प्रोटेक्ट करे। तो देखिए यहां पर कह रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट to make arrangement for the protection of victims, their dependents and witnesses against any kind of intimidation, coercion or inducement or violence or threats of violence। मतलब क्या हुआ? अगर किसी गवाह के साथ मारपीट होती है तो उसको बचाने का काम किसका है? विक्टिम के साथ होती है तो किसका प्रोटेक्शन, किसका जवाबदेही है? बिल्कुल ठीक है, अभी क्लियर है। आगे कहते हैं कि विक्टिम को फेयरनेसली ट्रीट करना है, साफ सुथरे तरीके से, यानी कि बायस होकर, पक्षपात नहीं करना है। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड विथ ड्यू रिगार्ड टू एनी स्पेशल नीड्स एंड सो, छोड़ दीजिए। आगे आइए, ये सारे राइट्स हैं 3, 4, 5, ये सब उनके राइट्स हैं। ओके, नाउ सी, तो राइट क्या है? shall have the right to reasonable, accurate and timely notice of any justice।
notice of any court proceeding including any bail proceedings and the special PP or the state government shall inform the victim about any proceeding under this act. So victim or his dependent shall have the right to reasonable, accurate and timely notice. Notice तो किस चीज का अधिकार है यहाँ पर? नोटिस का, जानने का अधिकार है। किस चीज को जानने का अधिकार है? कोई बेल प्रोसीडिंग अगर चल रही होगी उसके दुश्मन के खिलाफ मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, अक्यूज के खिलाफ अगर कोई बेल प्रोसीडिंग चल रही होगी तो वो जानने का उसका अधिकार है। ओके, इसके बाद देखिए, ए विक्टिम और हिज डिफेंडेंट शैल हैव द राइट, किस चीज का? टू अप्लाई, यहां से देखिए यही शॉर्टकट है, यही आपको याद कर लेना। टू अप्लाई टू द स्पेशल कोर्ट और द स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एज द केस में भी, किस बात का? टू समन पार्टीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। तो अप्लाई करने का अधिकार है कोर्ट में, किस लिए? पार्टी को समन करके बुलाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और मटेरियल, विटनेसेज और एग्जामिन द पर्सन प्रेजेंट। मतलब क्या क्या अधिकार है? पार्टी को बुलाने का अधिकार है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का अधिकार है, विटनेस जो मटेरियल विटनेस है मतलब जो जरूरी गवाहान है उसको बुलाने का अधिकार है, और उसको एग्जामिन करने का अधिकार। ये सब अधिकार किसको मिला हुआ है? विक्टिम को मिला हुआ है। A victim or his dependent shall be entitled to be heard at any proceeding under this act in respect of bail, discharge, release, parole, conviction or sentence of an accused or any connected proceedings or arguments, and the file written submission on conviction, acquittal or sentencing. तो मतलब क्या है? डिपेंडेंट जो आश्रित है, विक्टिम है, उसको क्या अधिकार मिला? उसको अधिकार मिला है कि वो प्रोसीडिंग की सुनवाई में हिस्सा ले सकता है। मतलब कोर्ट में खिलाफ में चल रहा है मामला, कोर्ट की सुनवाई हो रही है, तो कोर्ट की सुनवाई में वो क्या कर सकता है? हिस्सा लेकर के सुन सकता है। चाहे वो बेल का मामला हो, चाहे वो डिस्चार्ज का मामला हो, चाहे वो रिलीज का मामला हो, चाहे वो पैरोल का मामला हो, चाहे वो कन्विक्शन का मामला कोई भी हो, वो कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले सकता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में जा सकता है। बस सिंपल। इसके अलावा द कंप्लीट प्रोटेक्शन किसको देना है? गवाह को। किसको देना है? विक्टिम को। ट्रैवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है, ये प्रोवाइड कराना है। द सोशल इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये भी प्रोवाइड करा देना। ये सब विक्टिम को मिलेगा राज्य सरकार की तरफ से। क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा ना, ट्रैवलिंग और मेंटेनेंस का खर्चा बिल्कुल। द ट्रैवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल देती नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है। अगर मांगेगा तो ऐसे देना है, शैल लगा हुआ तो देना ही देना है। अब सुनिए आगे, यहां तो हो गया। क्या लिखा है? प्रोटेक्शन। कीवर्ड सिर्फ पकड़िए, पूरा उलझना नहीं है, ढूंढ के निकालिए अपने बैरक में कीवर्ड। मार्क कर लिए? ओके। स्टेट की ड्यूटी है कि इन्फॉर्म करे स्पेशल कोर्ट को या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को अबाउट द प्रोटेक्शन। उसके अलावा सुनिए, on an application made by the victim or his dependent or witness any so and so, or by the special public prosecutor in relation to victim, informant or witness, or in its own motion, make such measures. तो क्या क्या उपाय करना है वो उपाय बता रहा है स्पेशल कोर्ट के केस में या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के मामले में। कब? जब विक्टिम अगर एप्लीकेशन मूव करता है तब, या उसका आश्रित मूव करता है तब। विक्टिम का मतलब जो पीड़ित है, जिसके साथ गलत हुआ है वो। ओके, देखिए
टेक सच मेजर्स इंक्लूडिंग कंसीलिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेसेस, जो गवाह है उसका नाम पता छिपा दो, उसका नाम पता मत बताओ, पता चला उसको मरवा दिया तो। इशूइंग डायरेक्शन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी, डायरेक्शन ले लेना है कोर्ट से कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है, अगर गवाही गुजर गई तो भी, केस का ट्रायल खत्म हो गया तो भी। इसके अलावा इमीडिएट एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्लेंट रिलेटिंग टू हरासमेंट, अगर हरासमेंट होता है तो इमीडिएट कंप्लेंट करना है, ठीक है। उसके अलावा अब इसको छोड़ दिए, नहीं करता है तो 2 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द, किसकी ड्यूटी है, आईओ की, किसकी ड्यूटी है, थाना अधिकारी की, एसएचओ की। क्या ड्यूटी है, टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, इन्वॉल्वमेंट और विटनेसेस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटीमेशन, coercion, inducement or violence or threat of violence, whether given orally or in writing, and a photocopy of the first information shall be immediately given to them as a free of cost, जो एफआईआर दर्ज करवाए उसकी कॉपी इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है। फोटोकॉपी लिखिएगा, जेरोक्स मत लिखिएगा, जेरोक्स जो है ना बेसिकली वो कंपनी का नाम है, जेरोक्स कंपनी ने पहली बार फोटोकॉपी बनाई थी मशीन, इसीलिए उसका नाम जेरोक्स से बोल देते हैं लोग, बट जेरोक्स इज ए कंपनी नेम, ओके। नाउ सी, अब ये किसकी ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जो ऊपर ड्यूटी थी वही ड्यूटी यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है, और कुछ नहीं किया, सब ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। It shall be the right of the atrocity victim and their dependents to take assistance from the NGO, social worker and advocates. तो जो लोग विक्टिम है उसको चाहिए कि वो इससे मदद लें, वकीलों से मदद लें, वर्कर से मदद लें और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से मदद लें, ओके। तो ये था बेसिकली चैप्टर नंबर 4A। इसमें क्या याद रखना है, राइट्स एंड ड्यूटीज याद रखना है, चैप्टर नंबर 14, देखिए बस, और कुछ भी नहीं है। 4A के अंदर क्या है, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखिए, क्वेश्चन है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ विक्टिम। अब आइए मिसलेनियस, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। इसमें से जो जरूरी पार्ट है वो, तो यहां देखिए, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन, ठीक है। दूसरा सेक्शन 17, प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, ये इसमें अपने काम का कुछ नहीं है, इसमें बस इतना याद रखिएगा कि चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ऑफ द सीआरपीसी शैल सो फार अप्लाई मे बी अप्लाई फॉर पर्पसेज ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1, यानी चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 किसका, सीआरपीसी का। क्लियर, ओके। देखिए अब सुनिए आगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी उनके प्रोटेक्शन के लिए, बस डेविड ये सबसे काम कीजिए। अपना बेयर एक्ट निकाल के देखिए, सेक्शन 18 क्या कहता है, अपना अपना सबको बेयर एक्ट चेक कर लेना, जो भी अभी आप सुन रहे हो देख रहे हो एक बार चेक कर लेना, ये कंट्रोवर्शियल इशू है इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। सेक्शन 18 में क्या लिखा है, पढ़िए। ये क्या लिखा हुआ, 18 है, 18A है ये, 18 इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाया, देख लीजिए बढ़िया से, ना 1 लिखा तो 1 अमेंडमेंट यहाँ का, ठीक है। इसमें अपने अपने बेयर एक्ट चेक कर लीजिएगा, सबको पता है 438 सीआरपीसी क्या है, 438 सीआरपीसी क्या है, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, अगर कोई SC/ST एक्ट के अंदर एफआईआर रजिस्टर होता है तो अक्यूज्ड पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, यानी 438 सीआरपीसी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नथिंग इन दिस सेक्शन 438 कोड शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। क्लियर, एंटीसिपेटरी बेल का अपने अपने बेयर एक्ट चेक कर लेना, पहले बता रहा हूं। 18A में देखिए, नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर्ड, यानी किसी तरह के, अब इसमें देखिए पहले फुटनोट नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ देखिए एक्ट 27 2018 ये अमेंड करके डाला गया,
हाँ 2018 में जो बवाल मचा था इसी पर है। नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर्ड, यानी किसी से कोई इंक्वायरी कराने की जरूरत नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर का पास कर दिया था कि किसी भी एफआईआर को रजिस्टर करने के पहले डीएसपी लेवल का अधिकारी जांच करेगा, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगा SC/ST एक्ट के अंदर। इसी पर बवाल मचा था। तो नाउ नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर्ड, तो इंक्वायरी के लिए कोई अप्रूवल जरूरत नहीं है। preliminary inquiry shall not be required for registration of FIR against any person. उसके अलावा बी, the investigating officer shall not require approval for the arrest. उसको अरेस्ट करने के लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई मामला बनता है कि किसी पर्सन ने SC/ST के एक्ट के अंदर कोई अपराध किया है तो। और तीसरी बात सब सेक्शन 2 जो कि साफ साफ लिखा है कि सेक्शन 438 ऑफ द कोड shall not apply to a case under this act, notwithstanding any judgment or order or direction of any court. तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। तो रेगुलर बेल दे ही देते हैं 99% केसेज में, 90% या 99% केसेज में मिल जाता है। चलिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये मामला हो गया आपका फिनिश। तो अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये है मिसलेनियस। अब सुनिए टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है अपने पास, देख लीजिए भाई टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, अपने अपने बेयर एक्ट चेक करके बताइए। फटाफट एक एक एक्ट खत्म। 23 है, तो 23 मेरे पास भी, आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे पास भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन निकल सकता है वो देखिए। देखिए क्वेश्चन निकलता है इनहैंस्ड पनिशमेंट पर। पहले बता दे रहा हूं इनहैंस्ड पनिशमेंट, आवाज आ रही है उधर ऑनलाइन वाले जो लोग हैं? इनहैंस्ड यस सर। ओके, तो इनहैंस्ड पनिशमेंट पर आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें आपको कौन सा सेक्शन लिखना पड़ेगा? ओके, इनहैंस्ड पनिशमेंट जब आएगा तो सेक्शन 5 और सेक्शन 7। आप कोई भी गाइड उठा लो, बेयर एक्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो, बेयर एक्ट का कॉपी पेस्ट रहेगा। कोई भी गाइड लोगे आप, बेयर एक्ट का कॉपी पेस्ट मिलेगा। मिलाइए, मैं लाइन पढ़ रहा हूं आपके लिए, पढ़िए। Whoever having, बढ़िए आप ही पढ़िए। shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than but which may extend to the punishment provided of the diet officer, है लिखा हुआ देखिए। गाइड में भी वही कहानी है, यही बेयर एक्ट छाप दिया है, इसमें बेयर एक्ट पढ़ने ज्यादा अच्छा है, ये भी पढ़िए तो भी अच्छा है, मतलब दोनों सेम है। ओके, तो आपको बस देखिए आंसर पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, गाइड फाइड ले ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर पता होना चाहिए। इनहैंस्ड पनिशमेंट से आपको बस देखना है कि क्वेश्चन में इनहैंस्ड पनिशमेंट दिख गया तो सेक्शन 5 और 7 लिख के आ जाना है। क्लियर? आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है वो देखिए। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट करता है तो कौन सा सेक्शन लगेगा बताइए? ड्यूटी नेग्लेक्ट करे तो कौन सा सेक्शन लगेगा? बिल्कुल ठीक, इसी को बोलते हैं डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यहीनता, अपने कर्तव्य में हीनता। तो चुपचाप इसमें से लिख देना है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 का कौन सा पार्ट लिखना है, 1 की 2? देख के बताइए, सेक्शन 4 का कौन सा पार्ट लिखना है, 1 की 2? पक्का श्योर 2 लिखना है? बिल्कुल सही, 4 का 2 लिखना है। देखिए यहाँ पूरा लंबा चौड़ा मैंने मार्क भी किया था, किया है ना? तो यहाँ पर आपको 4 का सब सेक्शन 2 चुपचाप लिख के आ जाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी अगर पूछ रहा है कि नेग्लेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। नाउ अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब पूछेगा तड़ी पार वाले मामले पर। मान लीजिए एक्सटर्नमेंट, EXTERNMENT, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सटर्नमेंट को? चैप्टर 3 क्या लिखा है? निष्कासन बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी निष्कासन है। खैर पूछेगा आपसे कि एक्सटर्नमेंट क्या होता है। तो एक्सटर्नमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, अगर ऐसे पूछता है तो सेक्शन लिख लीजिए वहीं पर,
एक्सटर्नमेंट पर आपको सेक्शन 10 से 13, सेक्शन 10 to 13 आपको मेंशन कर देना है। फटाफट, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। टाइम इज मनी, टाइम इज रनिंग आउट। टाइम बहुत खराब चल रहा है आजकल। अभी त्योहार में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा लोगों को। और उसके बाद अचानक एग्जाम, लोग त्योहार मनाते रहेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, वरना सब त्योहार। और जो पढ़ना चाहते हैं वो भी बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे लाउड स्पीकर की वजह से। सो सेक्शन 10 to 13, ठीक है, वो इसमें से डायरेक्ट सीधा डाल देना है। इसमें एक्सटर्नमेंट के लिए आपको जो प्रोविजन बताए हैं सारा का सारा 10 to 13, देखिए 10 में ऑर्डर होता है, इसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कितने साल तक के लिए निकाल सकते, तो मैक्सिमम 3 साल, उससे ज्यादा के लिए नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर जो हमने ऑर्डर किया 3 साल वाला, 3 साल का ऑर्डर हुआ, इस ऑर्डर को क्या कर सकता है, रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो कैंसिल और रिवोक कर दिया तो कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर। और बाय एनी, यहाँ देखिए, रिवोक और मॉडिफाई एनी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन ऑन द रिप्रेजेंटेशन सो एंड सो हैज बीन मेड और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ विद इन 30 डेज। मतलब चैलेंज करना है। अगर मैंने, सरकार ऑर्डर करे कि नहीं भाई इसको तो 3 साल के लिए बाहर भेजो, मुझे कह रही है, तो मैं 30 दिनों के अंदर उसके खिलाफ जाके ऑर्डर चैलेंज कर सकता हूँ। क्लियर? 3 महीने के अंदर वो सप्लाई होगा। हाँ जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मामला 11 वाला आपको थोड़ा सा लिख देना है, सब मिला जुला करके। इसके अलावा मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ थोड़ा लिखिए जरूर, मेजरमेंट और फोटोग्राफ। 11 का ना भी लिखिए, थोड़ा तो थोड़ा पार्ट लिखिए, लेकिन 12 में फोटोग्राफ, ये एक्सटर्नमेंट का पार्ट है। उसके अलावा अगर फेल कर जाता है तो, ठीक है, ये वाला पोर्शन जरूर लिखना है कि फेल कर गया तो सेक्शन 11 पूरा लिख दीजिए बस। 10 to 13 आप पूरा लिख दीजिए, 10 to 13। एक्सटर्नमेंट में 10 to 13, तो जो मेन पोर्शन है ना वो एक्सटर्नमेंट क्या होता है, तो एक्सटर्नमेंट 10 में दिया हुआ है, 11, 12, 13। यानी कि एक्सटर्नमेंट कुछ नहीं है। अगर किसी भी, देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं लाइन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये रहा, वेयर द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड, क्या बोल रहा, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है अपॉन ए कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ है या पुलिस की रिपोर्ट आई है कि कोई पर्सन अपराध कर सकता है, SC/ST एक्ट वाला, तो उसके लिए कह रहा है यहाँ पर, इट में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, यानी कि जो कोर्ट है वो लिखित में आदेश देगा, डायरेक्ट सच पर्सन, कि उसको उस एरिया से बाहर निकाल दो। तो आदेश कौन दे रहा है, कोर्ट दे रहा है। कितने दिनों के लिए, मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, उससे अधिक के लिए नहीं कर सकता है। ओके, ये वाला पार्ट है। चलिए अब आगे चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ सकता है, स्पेशल कोड्स। स्पेशल कोड से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, चैप्टर 4 में बस। तो उसमें कौन कौन सा सेक्शन नोट करना है, स्पेशल कोड किसके लिए बना है, SC/ST एक्ट के लिए, 14A और 15। तो इसका समरी लिख देना है आपको। देखिएगा, नंबर नंबर पर डिपेंड करता है। ये आपको 25 नंबर का ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। जो लोग APO का एग्जाम देंगे उनके लिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पूरा। क्लियर? तो 25 मार्क्स में आपको कितना लिखना, अब हो सकता है कि 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है 2 क्वेश्चन मिला दे, एक पूछ दे एक्सटर्नमेंट क्या होता है, दूसरा पूछ दे स्पेशल कोड क्या होता है। तो 10-10 नंबर के, 10-15 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए, या हो सकता है कि 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ दे छोटा छोटा, तो उसमें 25 नंबर पूरे हो गए। तो देखिएगा कि कितने नंबर का पूछ रहा है, जितने का पूछेगा उतना ही लिखिएगा, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में लगे रह गए, दूसरा तीसरा सब छोड़ दिया। नाउ अब इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा एक आता है, एक्सटर्नमेंट हो गया, ये हो गया आपका स्पेशल कोर्ट्स का मामला। अपील, अपील का मामला, तो अपील का मामला 14A लिख लीजिए, अपील। अपील से रिलेटेड अगर सेशन जज जो है, या जो एक स्पेशल कोर्ट है, या स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है, वहां पर मैटर का डिस्पोजल होता है और वहां से अपील जाता है, तो अपील कितने दिन के अंदर होगा, अपील कितने दिनों के अंदर होगा, नहीं ना, मैक्सिमम 180 डेज, और हाई कोर्ट में जो अपील होगा मैक्सिमम 180 डेज और 90 डेज। लिख लीजिए। ये सब बहुत, ये सब इंटरव्यू में पूछ दे तो कोई बड़ी चीज नहीं, सब फेमस एक्ट है, इसका कुछ नहीं कर सकते SC/ST एक्ट का। ओके,
नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या अगर कोई बंदा जिसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ है उसको SC/ST कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है क्या? दी आंसर इज यस, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर, उसको बेल ग्रांट किया जा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल का बात नहीं हो रहा है, एंटीसिपेटरी बेल अलग हो गया 438, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोई वही कोर्ट दे सकता है क्या जिस कोर्ट में ट्रायल चलेगा? बोले आंसर यस। क्लियर? चलिए देखना है देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 14A, याद रखिए बेल का है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन सो या एन अपील शैल लाई टू द एन ऑर्डर ऑफ ए स्पेशल कोर्ट और एन एक्सक्लूसिव ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल। क्लियर? तो बेल के मामले में यहाँ पर है, उस कोर्ट में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अब कौन सा टॉपिक बन सकता है बताइए? एक बनता है, सबसे बड़ा मेजर टॉपिक बनता है, दैट इज राइट्स ऑफ द विक्टिम एंड विटनेस। ठीक है, राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस लिखिएगा तब याद हो जाएगा। ठीक है, लिखे तो बड़ी अच्छी बात है। सेक्शन 15A, सेक्शन 15A, लेट्स सी, देखिए राइट्स ऑफ विक्टिम, यहाँ पर सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सब सेक्शन है। 12 का 12 याद रखना मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका जिस्ट याद रखिएगा। अगर याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, आप इसका जिस्ट ही लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि 12 सब सेक्शन है ना, उसके अंदर क्लॉज है, तो जो जितना याद रह जाए उतना जरूर लिखिएगा। फिर वही बात होगी, डिपेंड करता है नंबर पर। पूछ रहा है 5 नंबर के लिए पूरा उतना छापने की जरूरत ही नहीं है, पूछ रहा है 10 नंबर के लिए तो लिखिए, 20 नंबर के लिए लिख रहा है पूछिए, लिखिए पूरा। ओके, अब लास्ट टॉपिक सारे के सारे मैंने खत्म कर दिए इसके, इसमें अब कुछ नहीं बचा हुआ है। आपको मैंने एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बता दिया था कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है सेक्शन 18 में। इससे रिलेटेड होना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा ना सर? हाँ जा सकता है, हाँ जाना पड़ेगा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं, उसी बेल से मिलेगा। एंटीसिपेटरी नहीं मिला इसका मतलब जेल जाना ही जाना है ना। अब देखिए इसमें जो केस है इससे रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ, एंटीसिपेटरी बेल और इसके ऊपर एमपी स्टेट ऑफ एमपी लिखना, लिख लीजिए, वर्सेज राम किशन 1995 सबसे 3 वॉल्यूम 3 SCC पेज नंबर 221। ओके चलिए, एक और केस है, हाँ जिसके लिए बवाल हो रहा था उस टाइप का केस है, 2012 का केस है, बिलास पांडुरंग पवार, बिलास पांडुरंग पवार वर्सेज महाराष्ट्र 2012 वॉल्यूम 8। SCC 795, ये दोनों केस इसी से रिलेटेड है। कुछ नहीं कहा इस बस में, कहा कि सेक्शन 18 जो है SC/ST एक्ट का, इसको 429 के साथ मिला करके पढ़ना चाहिए, जो कि स्पेसिफिक रोक लगाता है, बार लगाता है इन ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, यानी एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके, बाकी आपके हिसाब से जो आपको सही लगे एक बार जरूर पढ़िएगा, लेकिन जो जरूरी जो टॉपिक है जो चैप्टर के हिसाब से निकल रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर सारा का सारा बता दिया है। दोनों में एक ही कहानी है, इसलिए कुछ नहीं, हाँ भाई एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता, बस इतना बता देना है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया SC/ST एक्ट कंप्लीट। अब हम लोग नया एक्ट लेंगे फ्रॉम नेक्स्ट डे।